एक घर के अंदर रवि अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता है। दोनों पति पत्नी नौकरी किया करते हैं और उनकी माँ गांव के अंदर रहा करती है। उनके लिए भी वो कुछ पैसे भेजा करते हैं ताकि माँ का गुजारा गांव के अंदर होता रहे। तभी अचानक से रवि की बहन का फ़ोन उसके पास आता है और वह उससे कहती है कि माँ की तबीयत खराब है, आप उसे अपने साथ ले आओ और वहाँ पर उनका अच्छे से इलाज करवा दो। अब इस बात को सुनकर रवि कहने लगता है कि माँ को गाँव में रहने दो, वहीं पर वो ठीक हो जाएंगी, गाँव में डॉक्टर है, मैं उनसे बात कर लूँगा और वही उनका इलाज कर देंगे। लेकिन उसकी बहन कहती है कि गांव का जो डॉक्टर है उसने ही कहा है कि आपको शहर जाना पड़ेगा और शहर में ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो रवि की पत्नी सीमा होती है वह उस फोन को ले लेती है और अपनी ननद से कहने लगती है कि माँ का क्या है, माँ तो रोज रोज ऐसे ही किया करती है, थोड़ा सा बुखार क्या आया उसके बाद पूरे घर को सर पर उठा लेती है और कहती है कि कोई मेरा इलाज करवाओ। हम दोनों पति पत्नी नौकरी पर जाया करते हैं, पीछे से माँ घर के अंदर अकेली रहा करेंगी तो इसका फायदा ही क्या होगा। ऐसा कहकर वो अपनी ननद से मना कर देती है अपनी सास को यहाँ पर लाने के लिए। अब इसके बाद सीमा की जो ननद होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं ले जा सकते तो मैं माँ को अपने पास बुला रही हूँ और यहीं पे उनका अच्छे से इलाज करवा दूंगी। अब यह बात जैसी रवि को पता चलती है तो रवि सीमा को समझाता है, कहता है कि अड़ोस पड़ोस में अगर ये बात पता चलेगी कि बेटी के यहाँ इलाज हो रहा है बेटा होते हुए भी, तो समाज वाले हमको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। इससे अच्छा होगा कि बहन के ले जाने से पहले मैं ही माँ को अपने साथ ले आता हूँ। उसके बाद इस बात पर उसकी पत्नी भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो। तो रवि अपनी माँ के पास फोन कर देता है, कहता है कि माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। अब जैसे इस बात को रवि की माँ सुनती है तो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि उसके बेटे ने कभी भी उससे अपने पास आने के लिए इस तरह से नहीं कहा था। वह एकदम से अपना सामान तैयार कर लेती है और सामान तैयार करने के बाद वहां पर अपने बेटे के आने का वेट करती रहती है। इधर रवि अपने घर से निकलता है अपनी माँ को गाँव से लेने के लिए और थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वह अपने गाँव में पहुंच जाता है अपनी माँ के पास। वहां पर जाने के बाद वह अपनी माँ को अपने साथ लेता है और वापस से उसे शहर वाले घर में ले आता है। वहां आने के बाद रवि ने उसे एक कमरा बता दिया था कि माँ ये तुम्हारा कमरा है, इस कमरे के अंदर तुम्हें रहना होगा। अब यहाँ इस घर के अंदर आने के बाद सरला देवी को थोड़ा अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, इलाज होने की ही तो बात है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उस कमरे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, केवल एक बिस्तर लगा हुआ था और ऊपर एक पंखा लगा हुआ था जिसके नीचे सरला देवी को रहना था। उसके बाद धीरे धीरे शाम होती है। शाम के समय रवि की पत्नी सीमा भी ड्यूटी कर कर आ जाती है और आने के बाद हॉल में बने हुए सोफे पर बैठ जाती है। अब जैसे सरला देवी को पता चलता है कि उनकी बहू ड्यूटी से वापस आ गई है तो एकदम से चहक कर वो बाहर निकलती है, लेकिन सरला देवी की बहू सीमा एकदम से उनको देखकर अपना मुंह बना लेती है, मानो कि उनके आने से उन्हें कोई खुशी ही नहीं हुई हो। इसके बाद वह फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए घुटनों पे से उनके पैर को छूती है और अपने पति रवि से कहती है कि मेरे लिए कॉफी बना दो, मुझे बहुत ज्यादा सिरदर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वो दोबारा से सोफे पर बैठ जाती है। सरला देवी भी उसके साथ में ही बैठती है। जैसे ही उनका बेटा कॉफी बनाने के लिए किचन के अंदर जाता है तो सरला देवी भी अपने बेटे से कह देती है कि बेटा जब तुम बहू के लिए कॉफी बना रहे हो तो मेरे लिए चाय भी बना देना, मेरा चाय का समय हो गया है। अब इस बात को सुनकर जो उसकी बहू सीमा होती है उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो एकदम से अपने पति से कहने लगती है कि माँ जी को किचन के अंदर ही बुला लो और इन्हें अच्छी तरह से बता दो कि कौन सा सामान कहां पर रखा हुआ है। ये गांव में भी तो अपने लिए खुद ही चाय बनाया करती थी, यहां पर भी बना लेंगी तो इसमें बुरा ही क्या है। उसके बाद इस बात को सुनकर सरला देवी को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों सरला देवी की मजबूरी थी, वो बीमार थी और उसकी बहू को अपनी कमाई का बहुत ज्यादा घमंड था। वह कुछ पैसे कमाया करती थी और उन पैसों को लेकर कई बार उसने सरला देवी को खरी खोटी सुना दी थी। उसने कई बार कहा था कि मैं पैसे कमाती हूँ और तुम्हें क्या पता बाहर से पैसे कमा कर लाना कितना मेहनत भरा काम है। अब इन सभी पुरानी बातों को सोचकर सरला देवी उठकर उस किचन के अंदर चली जाती हैं और अपने बेटे से चाय बनाने के सामान के बारे में पूछने लगती हैं। बेटा भी चुपचाप सारे सामान को बता देता है कि माँ यहाँ पर यह सामान रखा हुआ है, यहाँ पर यह सामान रखा हुआ है और आपको कभी भी चाय पीने का मन करे तो आप यहाँ से बनाकर पी सकती हो। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय उनके घर में एक नौकरानी आती है जो उनके लिए खाना बनाने के लिए आई थी। वह खाना बनाती है सभी लोगों के लिए और वहां से चली जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो उसका बेटा होता है रवि, वो उससे कह देता है कि माँ अब तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, मैंने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले ली है और आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और सरला देवी उस कमरे में आकर लेट जाती है। लेटी लेटी वो सोच रही थी कि यहाँ पर तो कोई मुझसे अच्छी तरह से बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके बेटा और बहू अपने अपने फोन में लगा रहा करते और ना ही उससे अच्छी तरह से बातें किया करते थे।
वह अपने पति के बारे में सोचती है और सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय में सरला देवी को बहुत ही तेज बुखार चढ़ जाता है और बुखार के कारण वह करहा रही थी। उसकी आवाजें भले ही उसके बेटे और बहू के कमरे तक पहुंच रही हो, लेकिन वो लोग अपने कमरे में अपना एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। पूरी रात भर सरला देवी कराहती रहती हैं और सुबह सुबह लगभग 3 बजे उनको नींद आती है तो वह गहरी नींद में सो जाती हैं। अब सुबह जैसे ही होती है तो रवि अपने कमरे से निकलता है और निकलने के बाद जैसे वो देखता है कि माँ अभी तक सोई हुई है तो एकदम से चिल्लाने लगता है। कहता है कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए जल्दी जाना है, उसके बाद मुझे ड्यूटी भी जाना है, तो आप इस तरह से अभी तक क्यों सो रही हो। इन बातों से सरला देवी की नींद खुल गई थी और वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, पूरी रात भर मुझे बुखार आया है और अब मेरा शरीर ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरा शरीर खटिया में जकड़ लिया हो। उसके बाद रवि अपनी माँ की इस बात को काटते हुए कहता है कि माँ, बुखार में ऐसा होता ही रहता है, आप जल्दी से तैयार हो और उसके बाद हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। इस बात को सुनकर सरला देवी डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए जैसे तैसे खड़ा होती हैं और अपने बेटे के साथ बैठकर डॉक्टर के पास जाने लगती हैं। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऐसी ही हालत में वो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी बातें सोचती है, अपने पति के बारे में सोचती है, क्योंकि जब उनका पति था तो उस टाइम पर उन्हें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिला करती थी, लेकिन अब उनका जीवन साथी बिछड़ गया है तो कमाने वाला बेटा है तो बेटा जिस तरह से रखेगा उस तरह से उसे रहना पड़ेगा। ऐसे ही वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद रवि को बताते हैं कि इनको डेंगू हुआ है और इनको काफी दिनों तक दवाइयां खानी पड़ेंगी। तुम इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, मैं 10 दिनों की दवाई दे रहा हूं, अगर इनसे आराम पड़ता है तो ठीक है, वरना आप लोग मुझसे दोबारा से मिल लेना। इसके बाद रवि अपनी माँ को लेकर दोबारा से अपने घर में आ जाता है और वहां पर आकर ड्यूटी के लिए जल्दबाजी में तैयार होने लगता है। तभी रवि की पत्नी सीमा वहां पर आती है और आने के बाद अपनी सास से कहने लगती है कि माँ जी, मैंने अपने और अपने पति के लिए खाना बना लिया है, आपको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। जो नौकरानी रात आई थी वो 4 दिनों की छुट्टी पर गई है और आप अपना खाना खुद बना लेना, किचन के अंदर सारा सामान रखा हुआ है। अब इस बात को सुनने के बाद सरला देवी, जो थोड़ी सी मायूस हो गई थी, वह कहती है कि बेटा बहू, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मेरी बीमारी में खाने पीने का ध्यान रखोगे और मेरी अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन तुम लोग तो मुझसे ही खाना बनाने के लिए कह रहे हो, क्या तुम लोग मेरा इतना भी नहीं कर सकते? बुढ़ापे में अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है तो तुम लोगों को मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से सरला देवी की बहू अपनी कमाई का ताना मारते हुए सरला देवी को चुप करा देती हैं। अब जैसे सरला देवी बात को बिगड़ते हुए देखती है तो वो चुप्पी साध जाती हैं। अब फिर से शाम हो जाती है और शाम के समय उसकी बहू ने अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बना लिया था। सरला देवी जैसे तैसे करके अपना खाना खुद से बना लेती है। धीरे धीरे करके इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और इन दिनों में सरला देवी घर का काम भी करने लगी थी और धीरे धीरे उनकी तबीयत में भी सुधार आ रहा था। वह अपनी बेटी से भी फोन पर बातें किया करती हैं, लेकिन इन सभी बातों के बारे में वो कभी भी उनको जाहिर नहीं होने देती हैं। अब उनकी 10 दिन की दवाइयां खत्म हो गई थी और 10 दिन की दवाइयां खत्म होने के दौरान ही उनकी तबीयत फिर से भली चंगी हो गई थी। अब सरला देवी अपने बेटे से कहती है कि बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मुझे गाँव जाना चाहिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी एकदम से खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, बुढ़िया यहाँ से चली जाएगी। लेकिन इतनी ही देर में जो सीमा थी उसे एकदम से चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि मुबारक हो, आपको खुशखबरी मिलने वाली है। यानी कि जो सरला देवी की बहू थी वो प्रेग्नेंट थी। अब सीमा को यह बात जैसी पता चलती है तो वो अपने पति से कहने लगती है कि माँ जी को गाँव में नहीं, अब यहीं पर रखो, क्योंकि वो घर का काम अच्छी तरह से कर लिया करती हैं और अब मुझे बच्चा होने वाला है तो मैं घर का काम बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तो आप कैसे भी करके माँ को यहीं पे रोक लो और कह दो कि माँ जी आप यहीं पे रहो और हमारे साथ ही रहकर अपना टाइम व्यतीत करना। इसके बाद जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो सरला देवी एक बार फिर से कहती है अपने बेटे से कि बेटा, मैंने सामान पैक कर लिया है और अब मुझे तुम गाँव में छोड़ आओ। लेकिन तभी रवि उसका बेटा उससे कह देता है कि माँ, अब तुम गाँव में जाकर क्या करोगी? तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है और बच्चा होने के बाद भी तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा, बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी और घर को तुम ही को संभालना है। लेकिन सरला देवी मना करती है, कहती है कि बेटा, यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। गांव में तो सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझसे बातें करने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद सीमा भी वहां पर आ जाती है और वो भी माँ जी से यहीं पर रुकने के लिए कहने लगती है और कहती है कि अगर आपका मन नहीं लगता तो सोसाइटी के अंदर ही एक मंदिर है, तो आप उस मंदिर में चले जाया करना। वहां पर आपकी उम्र की ढेर सारी औरतें होंगी, उनसे आप बातें कर लिया करना, आपका भी मन लग जाएगा। इसके बाद सरला देवी को ना चाहते हुए वहीं पर रुकना पड़ता है और वो वहीं पर रहने लगती है। वह घर का काम किया करती, सुबह सुबह उठकर पौधों में पानी दिया करती और दिन भर अपने घर का काम करके शाम को 2 घंटे के लिए मंदिर भी चले जाया करती। वहां पर जाने के बाद जो सरला देवी हैं वो भजन अच्छी तरह से गाया करती
करती थी। वहां पर वो ढोलक को भी बजाया करती और साथ में भजन गाया करती। तो मंदिर में उनकी कुछ महिलाओं से दोस्ती हो जाती है, जो महिलाएं उसी सोसाइटी की थी और रोज उस मंदिर पर आया करती थी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। समय के साथ साथ जन्माष्टमी का उत्सव आ जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन जैसे ही सरला मंदिर पर जाती है तो आज वहां पर उनको काफी ज्यादा समय लग जाता है। और दिन तो वो शाम के 5 बजे या 6 बजे वापस आ जाया करती थी, लेकिन आज उनको 7-8 बज गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छा भजन गाया करती थी। तो जन्माष्टमी के उत्सव पर वो काफी देर तक कीर्तन वहां पर करते हैं और उसके बाद उनकी एक सहेली उनको घर तक छोड़ने के लिए आती है। सहेली उन्हें घर के दरवाजे पर छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही सरला देवी घर के अंदर घुसती है तो बेटा और बहू दोनों तैयार थे उनसे लड़ाई करने के लिए और उनसे कहने लगते हैं कि आप इस तरह से करोगी तो कैसे काम चलेगा, ये अच्छी बात नहीं है इतनी देर तक घर से बाहर रहना, हमें भी ड्यूटी जाना होता है, हम बाहर से पैसे कमा कर लाते हैं और अगर आप रोज रोज ऐसा करोगी तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। अब इसके बाद सरला देवी से रहा नहीं जाता है। वो एकदम से अपने बहू से कहने लगती है कि बहू तुमने कई बार अपनी कमाई का घमंड दिखाया है, इस तरह से कमाई का घमंड दिखाना अच्छी बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम बाहर से जाकर पैसे कमा सको, लेकिन अपनी इस काबिलियत पे इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी उनकी बहू उसे और भी ज्यादा घमंड दिखाते हुए उस बात को कहने लगती है कि आपको पता नहीं है कि बाहर से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब बाहर से पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी झेलनी पड़ती है और बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसके बाद पैसा पैदा होता है। आपको तो गाने बजाने से फुर्सत मिल जाए तब ना। ऐसा कहकर वह उनको नीचा दिखा देती है। तो सरला देवी अपना सर नीचे की तरफ करके अपने उस कमरे में चली जाती हैं। उनका बेटा वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की तरफदारी करते हुए अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे पैसा कमा कर देती थी और इसी वजह से वह आधे से घर के काम भी खुद ही कर दिया करता था। दोस्तों दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जैसे ही सरला देवी मंदिर पर जाती हैं तो उनके चेहरे को देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अब जैसे मंदिर पर जो उनकी सहेलियां थी जो उनके साथ कीर्तन किया करती थी, वह उसका चेहरा देखकर पहचान जाती है कि इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है और इसी वजह से ये उदास है। तो वह उससे पूछने लगती हैं। सरला देवी पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब वो ज्यादा ही दबाव डालती है तो उनको बता देती है कि मेरे बेटे की बहू मुझे बार बार कमाई का वो दिखाया करती है। अब उसके बाद उसकी एक खास सहेली होती है जिसका नाम होता है शारदा। शारदा उससे कहने लगती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाने का क्या है, पैसे तो कैसे भी कमा सकते हैं, पढ़ना लिखना ही कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो सरला देवी कहती है कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता भी नहीं और कोई काम भी ऐसा नहीं आता जिस काम से मैं पैसे कमा सकूं। मैं भी अपनी बहू को कमा कर दिखाना चाहती हूं कि मैं भी पैसे कमा सकती हूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं। अब जो शारदा थी उसकी एक बेटी थी, वह बेटी यूट्यूब पर काम किया करती थी। अब शारदा को सरला के भजन गाने का तरीका और ढोलक बजाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। तो वह उससे कहती है कि तू ऐसा कर, अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दे और यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कम जाता है। मेरी बेटी इसी काम को किया करती है और वो काफी अच्छे खासे रुपए पैसे कमा लेती है। अब इस बात को सुनने के बाद सरला को पहले तो विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि हवा से कहां पैसे बन जाते हैं, ऐसा कौन होगा जो खामा-खा के इन चीजों को देखने के लिए हमें पैसे देगा। तो वह उसको विश्वास दिलाती है और कहती है कि मैं कल अपनी बेटी को लेकर आऊंगी और वह तुम्हें पूरी बात बता देंगी। इसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सरला देवी मंदिर पर जाती हैं। शारदा जी अपनी बेटी को अपने साथ ले आई थी और वहां पर आकर उनकी एक छोटी सी वीडियो भजन गाते हुए बना लेती हैं। बनाने के बाद जो शारदा की बेटी थी वो उनको अच्छी तरह से बताती है, कहती है कि माँ जी आपको केवल वीडियो शूट करना है और अपने साथ वो एक ट्राइपॉड लेकर आई थी, उस ट्राइपॉड पर उनके मोबाइल को लगा देती है और लगाने के बाद उनसे कहती है कि तुम ऐसा करना, एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेना और शूट करने के बाद उसे मुझे दे देना, मैं उसको अच्छी तरह से सेट करके आपके चैनल पर डाल दूंगी। उसने उसका चैनल भी बना दिया था और चैनल बनाकर पहली वीडियो उस पर पोस्ट भी कर दी थी और कहा था कि ये काम आपको बार बार करना है और इस काम से आपको अच्छे खासे पैसे की इनकम हो जाएगी। अब इस बात का सरला देवी को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि चलो ठीक है, ये बच्ची कह रही है तो इसकी खुशी के लिए मैं ऐसा कर देती हूँ। वह रोज इसी तरह से मंदिर पर आया करती, अपने भजनों को गाने के बाद उसकी वीडियो बनाया करती और उस वीडियो को उस लड़की को भेज दिया करती और कह देती है कि बेटी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर इससे पैसे आएंगे तो तुम्हें भी कुछ पैसे उनमें से दे दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सरला देवी का यूट्यूब चैनल चले हुए 2 महीने बीत जाते हैं। अब 2 महीने बाद सरला देवी का जो चैनल था वो मोनेटाइज होने की कगार पर आ जाता है। 2 महीने बाद सरला देवी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइज होने के बाद सरला देवी को ये खुशखबरी वो बेटी बता देती है, कहती है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और अब 1 महीने बाद आपकी पेमेंट आने लगेगी। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप अच्छी तरह से भजन गाया करिए और इसी तरह से आपका समय व्यतीत हो जाएगा। अब इसके बाद 10-15 दिन और बीत जाते हैं। अब 10-15 दिन बाद उसे पता चलता है कि उसके बेटे बहू की सालगिरह है और सालगिरह के लिए घर में पार्टी रखी जाएगी। तो वह अपनी बहू से कहती है कि बहू बेटा से कहकर मेरे लिए एक साड़ी मंगवा देना, क्योंकि उसके पास केवल 2
वही साड़ी थी, उन्हीं को पहनकर वो मंदिर भी जाया करती थी और उन्हीं को पहनकर वो वीडियो बनाया करती थी। तो घर में जब पार्टी होगी तो पार्टी में वो अच्छे कपड़े पहनना चाहती हैं तो वो अपनी बहू से नई साड़ी के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी उनकी बहू उनकी बात को काटते हुए कह देती है कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, आपको साड़ी ही तो पहननी है ना, मेरी अलमारी में बहुत सारी पुरानी साड़ियां रखी हैं, उनमें से ही कोई उठाकर पहन लेना। इसके बाद जो सरला देवी है वो उसकी पुरानी साड़ी को पहनने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बहू एक पुरानी साड़ी लाकर उसको देती है तो वह देखती है कि ये साड़ी फटी हुई है। तो वह अपनी बहू से कहती है कि बहू ये साड़ी तो फटी हुई है, तो ऐसा कर कोई और दूसरी पुरानी साड़ी अपनी मुझको दे दे। लेकिन उसकी बहू कह देती है कि मेरी सालगिरह की पार्टी में मुझे ही अच्छे से दिखना होगा, आप तो कैसे भी कपड़ों में हो चल जाओगी, आपको यही साड़ी मिलेगी और यही आपको पहननी पड़ेगी। अब इसके बाद सरला देवी अपने मन को मारते हुए ऐसे ही रह जाती है। लेकिन तभी जब सरला देवी मंदिर पर जाती हैं तो उन्हें खुशखबरी मिलती है कि उनके अकाउंट में यूट्यूब की पहली पेमेंट आ चुकी है। जैसे ये बात वह लड़की सरला देवी को बताती है, सरला देवी के सारे अकाउंट वगैरह उसी ने सेट करवाए थे और वह उसे देखकर बताती है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आए हैं। अब जैसे 1 लाख रुपयों का नाम सरला देवी सुनती है तो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि गाने बजाने से इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे। वह उस लड़की के साथ जाकर एटीएम से कुछ पैसे निकाल कर लाती है और उन पैसों से भगवान के लिए लड्डू और अपनी साथ की सहेलियों के लिए भी लड्डू लेकर आती है, जिन्होंने उसका सहयोग किया था सारी वीडियोस को बनाने में और उसको एक नई राह दिखाने में। उनको खिलाने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है कि माँ जी मुझे क्या दोगे, तो वो कहती है कि बेटा सारा कुछ तेरा ही है, जितना तुझे लेना है उतना ले ले। तो वो कहती है कि माँ जी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, टैलेंट तो आपका ही है और आपकी ही वजह से आपको ये पैसे मिले हैं, मुझे तो आप केवल एक छोटी सी पार्टी दे देना। उसके बाद सरला देवी उस लड़की को लेकर बाजार में जाती है और वहां पर उसे अच्छे से खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद सरला देवी मार्केट जाती हैं और मार्केट जाकर अपनी बहू के लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट खरीदती हैं। वह 5,000 रुपए की अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदती हैं और अपने लिए भी एक अच्छी सी साड़ी खरीदती हैं और इसको ले जाकर अपने घर में रख देती हैं। वह बार बार उन साड़ियों को देखा करती हैं और सोचा करती हैं कि मैंने भी अपनी कमाई से अपने बेटा बहू के लिए गिफ्ट खरीदा है। उसके बाद एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। एनिवर्सरी के दिन उसकी बेटी भी वहां पर आ गई थी और उसकी बहू सीमा के जानने वाले कुछ लोग वहां पर आए थे। अब इसके बाद जैसे पार्टी का माहौल चलने लगता है तो जो सरला देवी है वो अपने कमरे से अपनी उस नई साड़ी को पहनकर बाहर निकलती है और जैसे ही उसकी बहू सीमा उसे देखती है तो एकदम से गर्म हो जाती है अपने पति पर और उसकी तरफ आंखें निकालते हुए कहती है कि तुमने ही इसको पैसे दिए होंगे, क्या जरूरत थी इसको इतनी महंगी साड़ी दिलाने की। लेकिन तभी उसका पति कहता है कि मैंने इन्हें कोई पैसे नहीं दिए, पता नहीं जाने कहां से इनके पास पैसे आ गए जो इसने ये साड़ी खरीद ली। उसके बाद सरला देवी उनके पास आते हुए उनके हाथ में वो साड़ी थी जो अपनी बहू के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी। अपनी बहू को देते हुए कहती है कि बेटी ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है एनिवर्सरी का। इसके बाद वो कहने लगती है कि आपने हमारे पैसों से ही हमको गिफ्ट दिया है और इन पैसों से हमें गिफ्ट देने का क्या फायदा, क्योंकि अभी भी उसे शक था कि उसके पति ने अपनी माँ को पैसे दिए हैं जिन पैसों से वो अपने लिए साड़ी लाई है और हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। लेकिन तभी सरला देवी का सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी बहू से कहने लगती है कि बहू ऐसा नहीं है कि तुम ही पैसा कमा सकती हो, ये पैसे जिनसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ये मेरी तनख्वाह आई है और उसी तनख्वाह में से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये भी उन्हीं पैसों से है। अब इस बात को सुनकर जो सरला देवी की बहू है सीमा वो एकदम से हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुम कौन सा काम करती हो जिसकी तुम्हारी तनख्वाह आई है। तो वह उससे कहती है कि जिस गाने बजाने को लेकर तुमने मुझे डांटा था उसी गाने बजाने की वजह से आज मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं। अब यह बात जैसे उसकी बेटी सुनती है तो वो एकदम से यह कहने लगती है कि माँ जी आपने तो मुझे भी इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया। तो उसके बाद सरला देवी पूरी कहानी अपनी बेटी को और सभी दर्शकों के सामने बताने लगती है। तभी उन गेस्टों में से एक महिला वहां पर आती है और कहने लगती है कि सरला देवी आपका तो चैनल में बड़ी अच्छी तरह से देखा करती हूं और आपके भजन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप मेरी फ्रेंड सीमा की सास हैं तो मैं काफी दिन पहले आपसे मिलने के लिए आ जाती। अब उन गेस्टों में से काफी लोग ऐसे थे जो सरला देवी का चैनल देखा करते थे और वह उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों को देखकर उसकी बहू सीमा की आंखें नीचे की तरफ हो जाती हैं और वह अपनी कही हुई बातों पर बार बार पछताती रहती हैं। उसका बेटा भी इन बातों को सोच सोचकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है, क्योंकि जो उसकी सैलरी आई थी उसकी पत्नी की सैलरी उसके आगे कुछ भी नहीं थी। इसके बाद सरला देवी उस घर के अंदर बड़ी शानो शौकत से रहा करती हैं और अपनी बहू को किसी भी बात पर फालतू बोलने नहीं दिया करती हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक माँ की जिसने बुढ़ापे में अपने मुकाम को हासिल किया। आप क्या कहना चाहते हो सरला देवी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।